नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देखते हैं। किसान आंदोलन से सरकार बहुत बड़ी उलझन में है। उसे समझ में नहीं आ रहा क्या रास्ता निकाला जाए, क्योंकि किसानों को मनाने के लिए जो प्रस्ताव दिए गए उन्हें किसानों ने न सिर्फ रिजेक्ट कर दिया बल्कि आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी। सरकार और किसानों के बीच बात कहां बिगड़ी, क्यों सरकार के प्रस्तावों पर किसान नहीं माने, सरकार के पास अब क्या विकल्प हैं, ये आज हम आपको बताएंगे। इसके बाद हम भारत में कोरोना के टीकाकरण अभियान के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण करेंगे। भारत में कुछ ही दिनों के अंदर कोरोना वैक्सीन लॉन्च हो सकती है, लेकिन सवाल यह है कि कोरोना वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले किसे लगाई जाएगी। हर भारतीय तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या तैयारियां की हैं, हमने इससे जुड़ी एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। इसके अलावा हम भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी से जुड़ी बड़ी खबर के बारे में भी आपको बताएंगे। आज दुनिया के 70 देशों के राजदूतों और राजनयिकों ने हैदराबाद में भारत बायोटेक का दौरा किया, जिसने स्वदेशी वैक्सीन तैयार की है। यह खबर देश के गर्व से जुड़ी है, क्योंकि भारत की स्वदेशी वैक्सीन का इंतजार सिर्फ देश के लोग नहीं बल्कि अन्य देश भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात किसान आंदोलन की। यह आंदोलन खत्म कैसे होगा? सरकार के सामने अब यह बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अब तक कोशिश तो हर तरह की हो चुकी है। नए कानूनों पर किसानों को सुना गया, उन्हें समझाया गया, उनके डर दूर किए गए, संशोधन का ऑफर दिया गया, लिखित में गारंटी देने को तैयार है, लेकिन किसानों को ये कानून ही नहीं चाहिए। सरकार के ऑफर को किसानों ने रिजेक्ट कर दिया और आंदोलन को तेज करने का मन बना लिया है। किसान नेता अब क्या करने वाले हैं? आंदोलन में आगे अब क्या होने वाला है? आज किसानों ने सरकार के खिलाफ आंदोलन के नेक्स्ट लेवल का पूरा प्लान बता दिया। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो। हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। किसान नेताओं ने सीधी बात की है, कोई लाग लपेट नहीं, तीनों कानून रद्द होने चाहिए। उससे कम मंजूर नहीं। भले ही सरकार ने संशोधन का ऑफर दिया, भले ही किसानों की चिंताओं को दूर किया, भले ही लिखित में गारंटी देने का वादा किया, लेकिन किसान नेता तैयार नहीं है। सरकार के प्रस्ताव को देखा, मंथन किया और बड़े फैसले कर लिए। पहला फैसला, जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते आंदोलन नहीं रुकेगा। दूसरा फैसला, 14 दिसंबर को बड़ा आंदोलन होगा, पूरे देश में धरना देंगे। तीसरा फैसला, नए कानूनों के खिलाफ देश भर में रोज प्रदर्शन जारी रहेंगे। चौथा फैसला, ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिल्ली कूच करने को कहा गया। पांचवा फैसला, 12 दिसंबर तक जयपुर दिल्ली हाईवे पूरी तरह बंद करेंगे। छठा फैसला, बीजेपी के विधायक, सांसद, मंत्रियों का घेराव, बायकॉट करेंगे। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार द्वारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसानों के ऐसे कड़े तेवर पर अब सरकार क्या कहेगी, क्या बात करेगी, किसानों को कैसे समझाएगी? क्योंकि कहने, सुनने, समझाने वाली हर बात तो हो चुकी है। खुद गृह मंत्री अमित शाह भी कोशिश कर चुके हैं। कल की मीटिंग के बाद सरकार ने कदम भी बढ़ाए। किसानों के एक एक डर को दूर करने वाला लिखित प्रस्ताव भेजा। इसमें किसानों से कहा गया, एमएसपी पर खरीद का सिस्टम नहीं बदलेगा, इसकी लिखित में गारंटी देंगे। प्राइवेट मंडियों का रजिस्ट्रेशन राज्य कर सकेंगे, इसके लिए संशोधन करेंगे। एपीएमसी मंडियों में लागू टैक्स प्राइवेट मंडियों पर भी लगेगा, ये भी तय करेंगे। सिर्फ पैन कार्ड के आधार पर नहीं, व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन के आधार पर किसानों से खरीद होगी। किसानों से किसी वसूली में जमीन की कुर्की नहीं होगी। बकाया होने पर व्यापारी पर पेनल्टी लगेगी। किसानों की जमीन की बिक्री, उसकी लीज या लोन से जुड़े कोई एग्रीमेंट नहीं किए जा सकेंगे। किसानों को विवादों के निपटारे पर सिविल अदालत में भी जाने का विकल्प मिलेगा।
बिजली बिल के भुगतान के मौजूदा सिस्टम नहीं बदलेंगे। इन सभी प्रस्तावों का एक ड्राफ्ट 40 संगठनों के किसान नेताओं को भेजा गया। इन नेताओं ने दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर मीटिंग की, लेकिन किसान नेताओं ने तो सरकार के प्रस्ताव को किसानों का अपमान बता दिया, देश की जनता का अपमान बता दिया। आज सरकार ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, कल अमित शाह जी के साथ जो चर्चा होने के बाद ये प्रस्ताव हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों के सामने रखा, पूरा पढ़ के सुनाया और हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है, ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही, लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। किसान नेताओं का दावा है कि सरकार के प्रस्तावों में कुछ नया नहीं है। सरकार अब भी वही बातें कह रही है जो पहले दिन से कह रही थी। ये वही बातें हैं जो 5 दौर के बातचीत में कही गई, और ये बातें किसान नेता पहले ही खारिज कर रहे हैं। सरकार जिन कानूनों को किसान के भले के लिए बता रही है, वो कानून किसान नेता बिल्कुल नहीं चाहते। आज तक ब्यूरो। किसान आंदोलन सच और भ्रम के बीच फंसा है। सरकार को लगता है कि नए कानूनों पर किसानों में भ्रम है, इसीलिए सरकार ने पहले पूरा जोर इन्हीं भ्रम को दूर करने पर लगाया। इन्हीं भ्रमों पर भरोसा देने वाले प्रस्ताव भी लिखित में दिए, लेकिन किसानों को यही सच लगता है कि जो कानून सरकार उनके भले के लिए बता रही है, असल में वो कानून किसानों का नुकसान करेंगे। सरकार किसानों को अपनी बात समझा नहीं पा रही है और इससे अब तक की उसकी पूरी मेहनत बेकार चली गई है। आंदोलन खत्म करने के लिए बातचीत और सुलह ही रास्ता है, लेकिन जिस तरह से किसान डटे हैं और तीनों कानून रद्द करने के लिए अड़े हैं, उसे सरकार के पास अब विकल्प बहुत सीमित हो गए हैं। टीम मोदी के लिए चुनौती बड़ी है। किसान नेताओं को कैसे मनाएं, किसान आंदोलन कैसे खत्म हो, सरकार बड़ी उलझन में है। अब तो किसानों ने सरकार का प्रस्ताव भी ठुकरा दिया। तुरंत ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंच गए। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से बीच का रास्ता निकालती है, क्योंकि 2.5 घंटे की बैठक हुई है, तो कहीं ना कहीं अब इस पूरी मुहिम की कमान जो है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों में है। और अमित शाह के लिए कहा जाता है कि वो क्राइसिस मैनेजमेंट के गुरु हैं। जब भी संकट आता है तो वो निकल कर आते हैं, उस संकट को जो है वो खत्म करते हैं सरकार के ऊपर। अब देखना यह है कि अमित शाह किस तरीके का रास्ता निकालते हैं। क्या किसान संगठनों को फिर से एक बार बुलाया जाएगा बैठक के लिए? सवाल ये है कि अब सरकार का प्लान क्या है, क्योंकि सीधा सीधा टकराव है। किसान कानूनों को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। सरकार बार बार कानूनों को किसानों के भले के लिए बता रही है। ये जो कानून है उसमें एपीएमसी भी रहेगी, एमएसपी भी रहेगा, सरकारी खरीद जो होती है वो भी रहेगी, और लेकिन दूसरी भी एक विंडो अपॉर्चुनिटी की किसान के लिए मिलेगी। जहां ज्यादा दाम मिलेगा वहां वो बेचेंगे। सरकार की बातें किसान नेता नहीं मान रहे। किसानों को मनाने के लिए सरकार के पास अब नया फॉर्मूला क्या है? क्योंकि अब तक किसान नेताओं से कृषि मंत्री के साथ मोदी सरकार के दूसरे मंत्री बात कर रहे थे, लेकिन कल पहली बार किसानों से बातचीत में सीधे गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हुई। 13 किसान नेताओं से अमित शाह की 2 घंटे मीटिंग हुई। किसान नेताओं ने आज इस मीटिंग की पूरी बात बताई। कल जो अमित शाह जी के साथ 2 घंटे बैठकर मंथन हुआ था, उस मंथन में सबसे पहले तोमर जी ने जो हमारी 5 बैठकें हुई थी, उन 5 बैठकों का प्रस्तुतिकरण किया कि हमने 5 बैठकों में क्या क्या किया है। उसके बाद अमित शाह जी ने कहा कि हम फिर से चर्चा करते हैं कि इस अध्यादेश में कौन कौन सी विसंगतियां हैं जिनको दूर किया जाना आवश्यक है, हम तैयार हैं। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए,
हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। ऐसा लगा था कि अमित शाह के आने से किसान आंदोलन का समाधान निकल आएगा। सरकार ने कोशिश भी की, कदम भी बढ़ाए, प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन किसानों को ये पसंद नहीं आया। गतिरोध बहुत बड़ा है क्योंकि अब तो बातचीत का भी रास्ता नहीं दिख रहा है। किसानों ने आंदोलन भी तेज करने की बात कह दी है। किसानों और सरकार के बीच डेडलॉक टूटने के आसार कम हैं। सरकार के प्रपोजल को किसानों ने खारिज करते हुए साफ कर दिया कि तीनों कानूनों की वापसी से कम हम मानने को तैयार नहीं हैं। लेकिन सरकार का बार बार यही कहना है कि जो जो किसानों के कंसर्न्स हैं, जो जो उनके मुद्दे हैं, उनको हम एड्रेस करने को तैयार हैं। लेकिन किसान इस बात पर अड़ा है कि जब तक तीनों के तीनों कानून पूरी तरीके से वापस नहीं होंगे तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। किसान नेता सरकार पर भरोसा करने को तैयार नहीं, सरकार के प्रस्ताव मानने को तैयार नहीं। आंदोलन आगे बढ़ेगा, ये किसान नेताओं ने आगे का प्लान बना लिया है। उधर किसान आंदोलन पर विपक्ष ने भी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी, शरद पवार, सीताराम येचुरी सहित विपक्ष के 5 नेता राष्ट्रपति से मिले। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं, आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। There was a request from all opposition parties that these bills should be discussed in depth or we should send to select committee. But unfortunately, not a single suggestion from opposition was accepted, and in hurry, all these 3 bills were passed. Our point to the President was this was passed in a very anti-democratic manner, without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. किसानों पर विपक्ष की राजनीति को तो सरकार ने ध्वस्त किया है। इसके लिए मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की पूरी ताकत भी लगा दी। लेकिन सवाल तो ये है कि किसानों को कैसे समझाएंगे। ये मामला संवेदनशील भी है, इसलिए सरकार किसानों से बातचीत पर नरम ही रही। लेकिन दिल्ली को घेरने वाला आंदोलन जितने दिन चलेगा, सरकार की चिंता बढ़ेगी। ना तो किसानों की अनदेखी की जा सकती है, ना ही उन लोगों की जो दिल्ली को घेरने वाले आंदोलन से परेशान हो रहे हैं। किसान नेता जिस तरह से अड़े हैं, उससे सरकार के लिए मुश्किल बढ़ गई है। सिंघू बॉर्डर से अशोक सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। हमने आपको ब्रिटेन में दुनिया के पहले कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने की खुशखबरी दी थी और आज आपके लिए हमारे पास एक और खुशखबरी है। भारत में जल्द कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत होने वाली है। भारत बायोटेक ने 7 दिसंबर को, अमेरिकी कंपनी फाइजर ने 4 दिसंबर को और ऑक्सफोर्ड के लिए कोरोना वैक्सीन बनाने वाली सीरम इंस्टीट्यूट ने 6 दिसंबर को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की इजाजत मांगी थी, जिसको लेकर डीजीसीआई के एक्सपर्ट पैनल की आज एक बहुत अहम बैठक हुई। हालांकि अभी वैक्सीन को फाइनल अप्रूवल मिलने की प्रक्रिया में थोड़ा समय है। उम्मीद है कि इसी महीने भारत में कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत मिल जाएगी। लेकिन अब सवाल यह है कि जब वैक्सीन आ जाएगी तो प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए देश में क्या तैयारियां हैं।
आज हमने इन्हीं सवालों का जवाब देने वाली ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, जिसे दिखाने से पहले हम आपको बता देते हैं कि कोरोना वैक्सीन आएगी तो सबसे पहले किसे किसे लगाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीन की सिफारिशों के आधार पर शुरुआती चरण में वैक्सीन लगाने के लिए 30 करोड़ भारतीयों को 3 ग्रुप्स में बांटा है। पहला ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का, इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 1 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। दूसरा ग्रुप होगा फ्रंटलाइन वर्कर्स का, इसमें केंद्र और राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और निगम कर्मचारियों समेत 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। तीसरा ग्रुप होगा 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक, इसमें वो 27 करोड़ लोग शामिल होंगे जो हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं, यानी जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां हैं और जिन्हें कोरोना संक्रमण का अधिक खतरा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोरोना वैक्सीन आने पर उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज तक की टीमों ने इन तैयारियों का रियलिटी चेक किया है, जिसे हम आपको दिखाते हैं। ब्रिटेन में टीकाकरण की शुरुआत हो गई है। बस कुछ दिन की बात है, भारत में भी कोरोना टीकाकरण की शुरुआत होने वाली है। Once we get a green signal from our scientists, we will launch massive production of the vaccine. We have made all the preparations. We have drawn an outline to ramp up the production of the vaccine and to make it available to each and every person in shortest possible time. This is what the Honorable Prime Minister said. कोरोना का टीका तैयार हो ही चुका है, अब असली तैयारी तो टीके के स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की है। सरकार का दावा है देश में मौजूद कोल्ड चेन की मदद से वो शुरुआती 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में सक्षम है। देश में 28,947 कोल्ड चेन पॉइंट्स पर 85,000 से ज्यादा उपकरण हैं, जिनमें डीप फ्रीजर, वॉक इन कूलर्स, रेफ्रिजरेटर्स और बिना बिजली के चलने वाले आइस बॉक्स शामिल हैं। वैक्सीन के लिए कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने लग्जमबर्ग की कंपनी बी मेडिकल सिस्टम से करार किया है, जो मार्च 2021 तक भारत में कोल्ड स्टोरेज चेन तैयार कर लेगी। Absolutely, it will be a transferable technology, and I think the interesting aspect of B Medical products is that we have a solution for all types of vaccines, and we have a lot of experience with these different types. We already have an experience with the -80 vaccines because those already existed for the Ebola. स्टोरेज के अलावा टीकाकरण की निगरानी के लिए भी सिस्टम तैयार हो चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने स्टेट टास्क फोर्स का गठन किया है, जो वैक्सीन लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों को मैनेज करेगी। इसके अलावा हर राज्य में स्टेट स्टीयरिंग कमेटी बनेगी, जो केंद्र सरकार के साथ समन्वय रखेगी। हर राज्य में कंट्रोल रूम बनेंगे, जो टीकाकरण से जुड़ी हर जानकारी अपडेट करेंगे। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के साथ लगातार एक कंसल्टेटिव प्रोसेस प्रारंभ किया है, जो अभी भी चालू है, चल रहा है। वो ये है कि इस प्रकार का बड़ा व्यापक वैक्सीनेशन केवल राज्य सरकार और भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं हो सकता। ये पीपल्स पार्टिसिपेशन के बगैर सफलता से नहीं किया जा सकता है। इसलिए द फोर्थ strategic principle is to ensure people's participation in this entire exercise. केंद्र सरकार के साथ साथ देश के सभी राज्यों में भी कोरोना टीकाकरण को लेकर तैयारियां फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज सेंटर बनकर लगभग तैयार हो चुके हैं। राजस्थान में 2444 कोल्ड स्टोरेज के लिए अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तय हो चुके हैं। गुजरात के भी 33 जिलों में कोरोना वैक्सीन स्टोरेज के लिए 2189 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। बिहार सरकार भी 2 से 2.5 करोड़ वैक्सीन डोज के रखरखाव का सिस्टम तैयार कर रही है। आज तक की टीम ने पटना में जिला पशुपालन विभाग का दौरा किया, जिसे बिहार में वैक्सीन के रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई है। इस कार्यालय में पहले से ही एक कोल्ड स्टोरेज बना हुआ है, जो ये वहां पे भी बताया जा रहा है कि तकरीबन 2 लाख डोज उस कोल्ड स्टोरेज में रखने की क्षमता है, और उसके साथ ही 2 और कोल्ड स्टोरेज भी बनाए जा रहे हैं, यानी कि तैयारियां पूरी की जा रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर सूरज भूषण मौजूद है, जो कि पशुपालन पदाधिकारी हैं। उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं किस तरीके से आप लोग तैयारियां कर रहे हैं कि वितरण से पहले कोरोना की वैक्सीन का रख रखाव और स्टोरेज को लेकर। सब प्रथम तो यहाँ पे 39 ILR की खरीदारी हो चुकी है सेंट्रल की तरफ से, और हर ब्लॉक को मिलेगा एक। जो ब्लॉक बड़ा है वहाँ 2 मिलेंगे, और एक ILR में स्टोरेज की कैपेसिटी 10,000 है, और इस हिसाब से हम लोग, और एक कोल्ड रूम है, अब एक कोल्ड रूम एस्टेब्लिश्ड हो चुका है, और 2 रूम और जल्द से जल्द एस्टेब्लिश्ड हो जाएगा।
बिहार के अलावा आज तक की टीम ने गुजरात में वैक्सीन स्टोरेज की तैयारियों का जायजा लिया, जहां कोरोना वैक्सीनेशन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है। अहमदाबाद की कोविड की सिविल हॉस्पिटल जहां पर है, वहां पे कुछ इस तरीके से जो वॉकिंग कूलर्स है उसको रखा गया है। आप देख सकते हैं एक विशाल वॉकिंग कूलर है जिसे यहाँ पे रखा गया है, जिसकी कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो इसके अंदर 5 लाख से ज्यादा जो कोविड वैक्सीन के डोज है वो आ सकते हैं। आपको हम दिखाते हैं, इसके अंदर फिलहाल कई सारी जो वैक्सीन है उसको रखा गया है जिनको कम टेम्परेचर की जरूरत होती है, चाहे वो बीसीजी की हो या हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन हो, उस सबको यहाँ पे रखा गया है। यानी कोरोना का टीका आने से पहले ही टीकाकरण की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, ताकि टीका आने के बाद वक्त पर देश के प्रत्येक नागरिक तक टीका पहुंचे। और जहां तक टीकाकरण अभियान की बात है तो इसका दारोमदार देश के स्वास्थ्य कर्मियों के कंधों पर होगा। इस टीकाकरण में 1,54,000 स्वास्थ्य कर्मियों की जरूरत पड़ेगी। अब भारत में कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। 3 वैक्सीन कैंडिडेट फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अब इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन देने के लिए दिल्ली में एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी जो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी के अंदर आती है, उसकी एक मीटिंग में पता चल जाएगा कि इन 3 वैक्सीन कैंडिडेट्स को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन यानी कि भारत में वैक्सीन बनाकर बेचने का लाइसेंस दिया जाना चाहिए या नहीं। भारत में तैयार होने वाली कोरोना वैक्सीन देश के नागरिकों को तो सुरक्षित करेगी ही, साथ ही दुनिया का भी भला करेगी। ये ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले ही कर चुके हैं और अब तो दुनिया के कई देशों ने भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरें टिका दी हैं। आज दुनिया के 70 देशों के राजदूतों और राजनयिकों ने हैदराबाद की 2 देसी कंपनियों का दौरा किया, जिनमें एक थी भारत बायोटेक, जो भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन जिसने तैयार की है, जिसका नाम है कोवैक्सीन, जबकि दूसरी कंपनी बायोलॉजिकल ई, जो एक और कोरोना वैक्सीन पर काम कर रही है। यानी भारत में वैक्सीन की लॉन्चिंग का इंतजार सिर्फ देश के लोगों को नहीं है, बल्कि दुनिया भर के देश भारत की तरफ हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं। हैदराबाद में भारत बायोटेक का दौरा कर भारत की स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के निर्माण का जायजा लेते 70 देशों के राजनयिक और राजदूत। ये तस्वीरें कोरोना वैक्सीन निर्माण में आत्मनिर्भर भारत का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली है। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही जंग में आज विदेशों के करीब 50 से ज्यादा राजनयिक इस भारत बायोटेक की फैसिलिटी का दौरा कर रहे हैं। इस हैदराबाद के जिनोम वैली में स्थित फैसिलिटी का दौरा कर ये विदेशी राजनयिक भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के फेज 3 और इसके सक्सेस, इसकी सफलता के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। खास बात यह कि कोवैक्सीन देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। इसका फेज 3 ट्रायल्स देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। आज जिन 70 देशों के राजनयिकों ने हैदराबाद की 2 लैब्स का दौरा किया, उनमें एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिकी और साउथ अमेरिकी देशों के प्रतिनिधि शामिल थे। ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, भूटान और श्रीलंका के प्रतिनिधि भी इस दौरे पर आए हैं। स्वदेशी कोवैक्सीन का निर्माण कर रही भारत बायोटेक के चेयरमैन ने विदेशी प्रतिनिधि मंडल को वैक्सीन से जुड़ी रिसर्च, मैन्युफैक्चरिंग, प्रभाव, क्लिनिकल ट्रायल से लेकर प्रोडक्शन तक से जुड़ी हर बात बताई और दिखाई। And I think we have done 6 million doses, mostly emerging market. We focus heavily, and then we have I think 19 different vaccines. Probably we have the largest vaccine portfolio, probably in the world. दरअसल बात यह है कि जब बात कम दाम में एक कारगर कोरोना वैक्सीन की हो तो दुनिया की उम्मीद भरी नजरें भारत पर आकर टिकी जाती हैं। वैसे भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन उत्पादक है और जहां तक कोरोना वैक्सीन की बात है तो पीएम मोदी कह चुके हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई में भारत अन्य देशों की मदद का दायित्व पूरा करने से कभी पीछे नहीं हटेगा। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं।
भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोल्ड चेन और स्टोरेज जैसी क्षमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा। 70 देशों के राजनयिकों और राजदूतों का हैदराबाद आकर स्वदेशी वैक्सीन का जायजा लेना इस बात का सबूत है कि भले ही ब्रिटेन कोरोना टीकाकरण शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश बना, लेकिन कम दाम में कारगर कोरोना वैक्सीन की खोज में जुटी दुनिया भारत की तरफ ही उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। वाकई देश के लिए गर्व की बात है। ब्रिटेन में कोरोना वैक्सीन के लगने की शुरुआत हो गई है। भारत में भी 3 कंपनियों ने इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मांगी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत सरकार को 250 रुपए में ये वैक्सीन दे सकता है। इस कीमत से ये अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है कि वैक्सीन के बहाने कंपनियां अपनी जेब भरने की कोशिश नहीं करेंगी। बीते कुछ दिनों में भारत में 3 कंपनियों ने कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की अर्जी दायर की है। इनमें फाइजर और एस्ट्राजेनेका विदेशी कंपनियां हैं, जबकि भारत बायोटेक देसी कंपनी है। पहली वैक्सीन है कोविशील्ड। ये चिंपैंजी एडिनो वायरस के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे द्वारा मैन्युफैक्चर की जा रही है। उन्होंने इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए आवेदन दिया है। दूसरी वैक्सीन कोवैक्सिन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस के प्लेटफॉर्म पर है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड हैदराबाद द्वारा निर्मित की जा रही है। इन्होंने भी आवेदन दिया है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन के लिए। फाइजर को अगर देखा जाए तो इसका जितना भी डेटा है क्लिनिकल ट्रायल्स का, वो सारा बाहर देशों से है, भारत से नहीं है। और ब्रिजिंग डेटा के अभाव में परमिशन देना एक वैक्सीन को थोड़ा क्वेश्चंस और कंसर्न्स रेज करेगा। इस बीच खबर आई है कि एस्ट्राजेनेका के लिए कीमत तय हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सरकार को एस्ट्राजेनेका 250 रुपए प्रति डोज के हिसाब से देगा। इसके पहले निजी इस्तेमाल के लिए इसकी कीमत 1000 रुपए प्रति डोज होने की जानकारी आई थी, लेकिन सरकार करीब 30 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने की योजना बना रही है, जिससे बड़ी मात्रा में खरीदारी के चलते इसकी कीमत कम हो सकती है। दरअसल दुनिया में वैक्सीन का बाजार बहुत बड़ा नहीं है। जिन कंपनियों ने हाल ही में वैक्सीन बनाई है, उनको भी इससे कोई खास मुनाफा नहीं होगा। अगर कुल फार्मा सेक्टर के मुकाबले में वैक्सीन के मार्केट का साइज देखें तो ये महज 24 अरब डॉलर का है। वहीं दवाइयों का कुल बाजार 1 ट्रिलियन डॉलर का है। यानी वैक्सीन को बनाने में भले ही कितना निवेश हुआ हो और कंपनियों के शेयर धारक भी कितने ही रिटर्न की उम्मीद रखे, लेकिन इससे कंपनियों को बहुत कमाई नहीं है। कोरोना के मामले में तो सामाजिक दबाव ही इतना रहा है कि कंपनियां इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं रख पाएंगी। एस्ट्राजेनेका जहां कोरोना वैक्सीन की कीमत $3 के करीब रखेगी, वहीं मॉडर्ना की वैक्सीन 25 से 37 डॉलर में हो सकती है। वैसे भी यहाँ कंपनियों की साख का सवाल भी है। कम कीमत में एक असरदार वैक्सीन बनाकर वो अपना ब्रांड बना सकती हैं। वहीं अगर इनकी कीमत ज्यादा हुई और ये लोगों के साथ साथ सरकारों की पहुंच से भी दूर हो गई, तो फिर इन कंपनियों की ब्रांड वैल्यू को भी धक्का लग सकता है। अगर इससे होने वाली कमाई की बात करें तो फिर अनुमान है कि इससे कंपनियों को 10 अरब डॉलर सालाना की कमाई हो सकती है। इसमें भी कंपनियों के हाथ में आने वाला मुनाफा मामूली ही रह सकता है। साथ ही ये रेवेन्यू भी 2 साल के लिए होगा। इसके बाद कोरोना खत्म हो सकता है। अगर इस रेवेन्यू की तुलना फार्मा कंपनी मर्क की कैंसर ड्रग किटरुडा से की जाए तो ये अकेली दवा इस कंपनी को हर साल 7 अरब डॉलर का रेवेन्यू दिलाती है। हालांकि कोरोना वैक्सीन को बनाने में कंपनियों ने जो निवेश किया है, उसमें mRNA की रिसर्च को आगे बढ़ाया गया है। उम्मीद है कि अब इस नई तकनीक की सफलता के आधार पर बाकी वैक्सीन को बनाना आसान होगा। साथ ही कई तरह की बीमारियों के इलाज के लिए दवा बनाने में ये तकनीक मददगार होगी। इससे कंपनियों को लॉन्ग टर्म में इस निवेश से बड़ा मुनाफा कमाने का मौका मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।